हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ की तरह पर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ, उसकी तरह आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जो आपका रहने वाला है पीडियाट्रिक नर्सिंग। जी हाँ, इसमें सारी की सारी बातें आपकी होने वाली हैं बच्चे से केयर से रिलेटेड। बच्चे की बात करें कि प्री टर्म और आपका टर्म और पोस्ट टर्म, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें इंक्लूड हुई तो आपको। और जो आज का टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी। जी हाँ, क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि जब बच्चा यूट्राइन, क्या बोल रहा हूं, जब बच्चा कहाँ था, मदर के वूम में था, यूट्राइन कैविटी के अंदर था, तो यूट्राइन कैविटी के जस्ट बाहर निकलने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। जी हाँ, वो सारी की सारी अपन बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लास को स्टार्ट किया जाएगा और आप सब लोग बराबर से क्लास में बने रहिए ताकि आपको एक नए सब्जेक्ट पे कुछ नया सीखने को मिले। करें स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और स्टार्ट करने जो अपन पढ़ा रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। चाहे एग्जाम आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे एग्जाम आपकी नोटसेट की हो, चाहे आपकी एग्जाम सीएचओ की हो, हर एक चीज़ का क्राइटेरिया बना रखा है सिलेबस का कि आपको इस एग्जाम के पैटर्न से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं या फिर इस एग्जाम के पैटर्न से आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो अपन जो पीडियाट्रिक के अंदर बात करेंगे वो दोनों, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उसी सारी की सारी एग्जाम के जो मिक्स अपन कंटेंट पढ़ने वाले हैं कि यदि आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो अच्छी से अच्छी एग्जाम तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी सीएचओ जैसी एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो तो आप उसमें भी अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को, थोड़ा थ्योरी बेस रखा जाएगा जिसमें आपके सामने कुछ कंटेंट है बड़े। चलो, टॉपिक का नाम क्या है मैंने आपको अभी बताया, जिसका नाम है पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी। पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी, ये आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। लेकिन इस टॉपिक से पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देके जाता हूं जो कि आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग से रहने वाला है। ठीक है, और वो भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी बात आती है पीडियाट्रिक की, किसकी बात आती है, पीडियाट्रिक की सबसे पहले बात आती है, फादर कौन है पीडियाट्रिक के, बताओ भाई कौन है फादर ऑफ पीडियाट्रिक। क्या बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं अब्राहम जैकोबी, ये से क्या रहने वाले हैं, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स रहने वाले। ठीक है सर, ये क्वेश्चन क्यों लिखवा रहे हैं, ये एक बेसिक कंटेंट है जहां से आपका पीडीएफ स्टार्ट होता है, जो अपना टॉपिक रहेगा वो इससे आगे रहने वाला है। ठीक है, यही एक छोटी सी आपको डेफिनेशन पूछा जाए कि बताइए पीडियाट्रिक की डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की, तो क्या बोलेंगे आप लोग डेफिनेशन के बारे में, बताओ भाई। बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, it deals with care of children, infant and adolescent। क्या समझ रहे, क्या समझ रहे हैं आप इससे, क्या समझ रहे सर, एडोलिसेंट का आपने वर्ड यूज यहां पे क्यों किया है। जी हाँ, जब भी पीडियाट्रिक की केयर की बात आती है तो आप बता सकते हैं कि कब, मैक्सिमम 19 ईयर्स। जी हाँ, सबकी अलग अलग है, सभी हॉस्पिटलों की पॉलिसी अलग अलग है, लेकिन एक जो मेन जो आपको बुक में देखने को मिलेगा क्राइटेरिया, वो एडोलिसेंट का 19 ईयर तक का रखा गया। ठीक है, जैसे कुछ आपके जो बेबी हॉस्पिटल होते हैं वो आपकी 5 साल के बच्चों तक ही केयर करते हैं। उसके बाद जो बात है वो जो आपके 12 साल तक के करते हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का भी कुछ ऐसा सीन है। और कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी 15 से 19 साल तक के करते हैं। तो जब भी एडोलिसेंट की बात आए तो आपको बताना है कि मैक्सिमम 19 साल तक के बच्चों एडोलिसेंट में काउंट होने वाले हैं, जो कि आप बता सकते हैं जिसकी केयर कहाँ होती है, पीडियाट्रिक के अंदर होती है। ठीक है, ये जो मैं आपको डेटा लिखवा रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट डेटा रहने वाला है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। यदि यही आपको पूछा जाए कि सर जो आपने पीडियाट्रिक नाम दिया है ये कौन सी भाषा का है, तो आपको बताना है ये आपका ग्रीक वर्ड है। कौन सा है, ग्रीक वर्ड। छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन जब फंसती है तो इन्हीं से निकलती है। क्या बोला मैंने, जब नैया फंसती है तो इन्हीं से निकलती है। बड़े वाले दरे रह जाते हैं और छोटे छोटे जो आपके तीर हैं कहीं के एग्जाम में काम आ जाते हैं। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा और बात करते हैं कि अपन इसमें दो चीजें रखी हैं कि सर जो पीडियाट्रिक का पोस्टमार्टम करते हैं जो आपका रहने वाला है, पहला आपका बोल सकते हैं पीडोपेयर। क्या समझते हैं इससे, इट्रिक, दो वर्ड है। पहला आपका रहने वाला है पीडोपेयर और दूसरा आपका रहने वाला है इट्रिक। क्या समझते हैं इससे, बताओ भाई, क्या मतलब है इन वर्ड का। तो जब भी पीडोपेयर का मतलब आए तो आप बता सकते हैं कि ये चाइल्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चाइल्ड की बात कर रहा है। यदि आपको इट्रिक वर्ड तो आप बता सकते हैं हेलर। क्या बोल सकते हैं, हेलर बोल सकते हैं। तो आपको यदि दो वर्ड और भी ध्यान रखने जो मैंने आपको बताए हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, अब बात करें कि जो मैंने आपको बता दिया ये पहले ही कि जो आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो आपकी एडोलिसेंट मैक्सिमम 19 साल तक के बच्चों की क्या करती है, केयर प्रोवाइड करवाती है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या। चलो अब आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है जो कि एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। यदि आपको पहले यदि आपने वो क्वेश्चन देखा है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। सर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, मेरी एक हैबिट है कि जब भी आपको मैं थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको बता के जाता हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस रहते हैं। एक मिनट, थोड़ा गले में इश्यू, पानी पी लेता हूं। बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन रहने वाला है जिसका है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ। सर क्वेश्चन क्यों लिखवा रहे हैं उसके पीछे रीजन है, ध्यान देना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी। जी हाँ, क्वेश्चन बड़ा चुटकुसा है लेकिन जब आप अपनी वाली पे आता है तो बड़े बड़े को मात दे देता है। पहला आप बता सकते हैं ऑप्शन प्री मैच्योरिटी या LBW। दूसरा आप बोल सकते हैं बर्थ एक्सपेजिया। तीसरा आप बोल सकते हैं निमोनिया और चौथा बोल सकते हैं आप डायरिया। पढ़ो भाई, क्या बोला मैंने, एक क्वेश्चन लिखा है जो कि आपके सामने है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी किसकी वजह से होगी, प्री मैच्योरिटी LBW, बर्थ एक्सपेजिया, न्यूमोनिया या डायरिया। बताओ बताओ। प्रायोरिटी बेस सेट करना आपको, कैसे करना है, प्रायोरिटी बेस। तो ध्यान रखना यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका जाने वाला है कौन सा, प्रायोरिटी पे आप बता सकते हैं प्री मैच्योरिटी। जी हाँ, इसमें आपका प्री टर्म बेबी आ सकता है जिसका वेट 2.5 किलो से कम हो। समझ में आया क्या। जी हाँ, दूसरे की बात करें तो आप बता सकते हैं बर्थ एक्सपेजिया सेकंड पे आने वाला है और निमोनिया आपका आने वाला है थर्ड पे, और बात करें आपका डायरिया कौन से पे आएगा, फोर्थ पे। सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए चाहे एग्जाम आपकी कोई भी क्यों ना हो। जी हाँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो सीक्वेंस आपको यही रखना है।
फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको प्री मैच्योरिटी एलबीडब्ल्यू को रखना है, सेकंड प्रायोरिटी पे आपको बर्थ एक्सपेजिया को, थर्ड प्रायोरिटी पे निमोनिया को, और लास्ट वाली प्रायोरिटी पे डायरिया को। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या क्या लिख रखा है? नियोनेट। यदि यही आपको देखने को मिले नियोनेट की जगह बोल सकते हैं इन्फेंट या फिर अंडर 5 ईयर, तो क्या आंसर जाएगा? नियोनेट की जगह 2 वर्ड जुड़े हैं, पहला आपका इन्फेंट, दूसरा आप बता सकते हैं अंडर 5 ईयर, तो बताओ तब क्या राइट आंसर रहेगा? कोई भी हो, चाहे एडोलेसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ना एडल्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ नियोनेट की, इन्फेंट की और अंडर 5 ईयर की। नियोनेट आपके 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी शायद कभी बताया होगा। एक आपका होता है अर्ली नियोनेट, और दूसरा आपका होता है लेट नियोनेट। क्या समझते हैं भाई इससे? क्या समझते हैं इससे? अर्ली नियोनेट की बात कर सकते हैं, 0 से आपका बोल सकते हैं 7 डेज का जो बर्थ होता है बेबी का वो, और ये वाला बोल सकते हैं 7 से 28 डेज का जो बेबी का बर्थ वेट है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या चलो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन एक चीज और स्लाइड पे और थोड़ा सा और ऐड करते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि आपका साइन ऑफ इन्फेंट बताओ भाई। कोई बच्चा है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो बच्चा मुंह से तो बोल नहीं सकता, ऐसा थोड़ी बोलेगा कि पिताजी मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, पिताजी सूसू नहीं आ रहा, पिताजी मेरे को छाती में जलन हो रही है। बच्चा ऐसा थोड़ी बोलेगा कि माताजी मेरे अंगुली में पेन हो रहा है। नहीं, आपको ऐसे कौन से साइन देखने बच्चे में जो क्या कर सके, उसमें आपको ऐसा एनालिसिस करा सके कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, तो आज वो सारे के सारे साइन आपको बेसिकली आने में चाहिए, चाहे आप नॉन टेक्निक हो, चाहे आप नर्सिंग से हो, चाहे नहीं हो। जी हाँ, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, मदर को पता होनी भी चाहिए। पहली बात करें, आप बोल सकते हैं पेन। क्या रहेगा? पेन। इसके अलावा स्वेलिंग, इसके अलावा बोल सकते हैं आप रेडनेस, और बोल सकते हैं आप वार्मथ। जी हाँ, और लास्ट बोल सकते हैं लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई? 5 वर्ड लिखा है मैंने। कोई भी बच्चे में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कौन से आपको साइन देखने पड़ेंगे? पेन है क्या बच्चे में? सूजन है क्या बच्चे पे? कहीं पे रेडनेस जैसी स्किन हो रही है क्या बच्चे की? फेस पे कहीं रेडनेस है क्या? पीछे बच्चे के ट्रंक एरिया पे कहीं रेडनेस है क्या? अंगुली में कहीं रेडनेस है क्या? जहां पे भी आपको देखने को मिले, आपको उस हिसाब से पहचान करनी है। बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कैसा है? कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बच्चे के मोटर फंक्शन कैसे? जैसे अपन पढ़ते हैं जीसीएस में ग्लासको कोमा स्केल, जिसमें आपके 3 प्रकार के पैरामीटर होते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ईवीएम। क्या बोलते हैं? ईवीएम। पहला बोल सकते हैं आई रेस्पॉन्स, उसके अलावा मोटर, और तीसरा आपका रहने वाला वर्बल। तो अपने को बच्चे में वर्बल तो बच्चा बोल के बताएगा नहीं, ठीक है, और जो अपना आई है, आई से कोई ऐसा लेना देना है नहीं, तो अपने को बच्चे को ऐसी कंडीशन में मोटर रेस्पॉन्स बच्चे के चेक करते बढ़ना है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या चलो, अब यहां तक अपन ने सारी बात कर ली है। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि पीडियाट्रिक का पहला है, पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। जी हाँ, समझ में आई क्या? पहले हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक का, जो मैंने आपको बताया है। बढ़े थोड़ा आगे, चलो अभी अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। बताओ भाई, क्या समझते हैं? पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी या फिर ट्रांजिशनल फेज भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांजिशनल फेज। बताओ क्या समझते हैं इस वर्ड से? और आज का टॉपिक भी अपना यही रहने वाला है। बताओ भाई क्या समझते हैं?
जब भी आपको पूछा जाए पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी या फिर ट्रांजिशनल फेज, इसका मतलब है कि बच्चे ने अपना पूरा 9 महीने माँ के वूम में क्या किया, सरवाइव किया, या फिर मदर के बात करें कहाँ पे माँ के वूम में क्या किया, बच्चे ने सरवाइव किया। लेकिन बच्चा जो ही बर्थ करता है, बर्थ करने के बाद बच्चे में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या आपको उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या बच्चे के अंदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वो सारी की सारी बात करने वाले हैं पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते। सबसे पहले लिखते, थोड़ी सी डेफिनेशन रहने वाली है जो कि अपन इस टॉपिक से रिगार्डिंग बन सकती है। चेंज फाउंड when baby come intrauterine to extra uterine ड्यूरेशन। क्या समझते हो भाई इससे? मैंने क्या लिखा है कि जब भी पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी की बात आती है तो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बोल के बताया, सेम वो वाली बात मैंने यहाँ कवि ने आपके सामने छाप दी है। चेंज फाउंड द व्हेन बेबी कम इंट्रायूट्राइन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन ड्यूरेशन। जब बच्चा इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन में बाहर आता है तो उसके अंदर क्या क्या आपको चेंज देखने को मिलेंगे, वो अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, को कितने टाइम में? तो आप बता सकते हैं 6 से 8 घंटे की बात हो रही है प्यारे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो बात आई तो अपन इसमें कुछ आपकी जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ऐसे कुछ आपकी अलग अलग स्टेज मिलने वाली है जिसपे बच्चे के अंदर अपने को काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो पहली आपकी फर्स्ट फेज के अंदर क्या मिलेगा प्यारे, ये ध्यान रखना है। फेज फर्स्ट, ठीक है, ऑफ रिएक्टिविटी। जी हाँ, नोट्स लिखा रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा चाहे कि सर मुझे लिखने, तो दे धड़ाक लिख सकता है, कोई भी इसमें ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। तो जब भी आपकी पहली जो रिएक्टिविटी फेज है वो आपको चेक करनी है क्या कितने टाइम की होती है, तो आपको बताना है 30 मिनट से 1 आवर्स, 1 घंटे तक, फ्रॉम बर्थ टिल 30 मिनट टू 1 आवर्स। जो आपकी पहली फेज है वो आपकी 30 मिनट से लेके, कहां से, बर्थ टिल, जी हाँ 30 मिनट से लेके आप एक घंटे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि क्या क्या बच्चे के अंदर आपको चेंजेस हुए। ठीक है, बात करें, पहला आपको बताएगा कि बच्चा ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा, तो आप बता सकते हैं सर इसमें सबसे पहले आज इसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, बच्चा आपको देखने को मिलेगा अलर्ट। दूसरा बता सकते हैं आप एक्टिव रहेगा, बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। और सर और बता सकते हैं आप इंक्रीज हार्ट रेट रहेगी, इंक्रीज आपकी क्या रहेगी, मसल टोन रहेगी। इसके अलावा आप बता सकते हैं और क्या रहेगा, ये आपको 4 कंडीशन देखने को मिलेंगी। समझ में आई क्या, क्या क्या मिला इसने? इंक्रीज आपकी अलर्टनेस, एक्टिविटी, हार्ट रेट, मसल टोन, और इंक्रीज इंटेस्टाइनल गट, इंक्रीज गट मोटिलिटी। क्या है, बात समझ में आई क्या? मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। जब भी बच्चा पैदा होता है पहली स्टेज में, लॉकर, हाँ, जब भी बच्चा पहली स्टेज में आपका क्या होता है, पैदा होता है, बच्चे ने बर्थ लिया, तो उस कंडीशन में आपको बच्चे में क्या मिलेगा, बच्चा अच्छे से अलर्ट रहेगा, अच्छी एक्टिविटी रहेगी, बच्चे की हाथ पैर खूब मारेगा, ऐसे करके पैरों को भी खूब मारेगा। तीसरी बात करें, हार्ट रेट काफी इंक्रीज देखने को मिलेगी, रेस्पिरेशन क्या होगा, बच्चे का ज्यादा होगा। मसल टोन की बात करें तो बच्चा कहेगा, मसल टोन भी आपकी इंक्रीज देखने को मिलेगी। और बात करें जो उसकी इंटेस्टाइन है, उसमें भी उसकी जो इंटेस्टाइन है या फिर उसकी जो गट मोटिलिटी है वो भी क्या मिलेगी, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कब की बात हो रही है, फर्स्ट फेज की बात हो रही है। चलो सर और क्या मिलेगा,
तो जो घट आपकी इंक्रीज देखने को मिलेगी, इसी वजह से क्या हो सकता है बच्चा, पास मेकोनियम स्टूल, मे बी, ये क्या आपका मे बी हो सकता है कि बच्चे ने क्या कर दिया हो, बर्थ के टाइम बच्चे में क्या हो गया, स्टूल पास कर दिया। फर्स्ट स्टूल क्या बोलते हैं, मेकोनियम, फर्स्ट स्टूल क्या बोलते हैं, मेकोनियम। ये भी छोटा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है सर। और क्या मिलेगा आप बता सकते हैं इसमें, ऐसी कंडीशन में बच्चे को एक चीज मिलेगी, गुड सकिंग, और आपके बोल सकते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स। क्या समझते हैं, क्या समझते हैं इन दोनों वर्ड से, क्या समझते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक क्वेश्चन आता है कि सर एट बर्थ बच्चे में आपका ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू करना चाहिए। सुना आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने? जी हाँ। उसमें क्या क्या आंसर होते हैं? ऑप्शन ए आपका विद इन 30 मिनट, ऑप्शन बी आपका एज सुन एज पॉसिबल, और ऑप्शन सी आपका 1 आवर्स। अभी बात करें ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउट। करो भाई, सोच क्या रहे हो? 4 ऑप्शन दिए, मैंने क्या पूछा कि बेबी को कब बर्थ आपको बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कब करवाना चाहिए, या इनिशियल टाइम में कब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका विद इन 30 मिनट, ऑप्शन बी आपका एज सुन एज पॉसिबल, ऑप्शन सी आपका 1 आवर, या ऑप्शन डी बात कर सकते हैं ऑल ऑफ अबाउट। जी हाँ करो। जी हाँ, एक वर्ड यूज करते हैं, यदि आपको ऑप्शन में 2 वर्ड मिले, कौन कौन से, विद इन 30 मिनट या फिर एज सुन एज पॉसिबल, तो आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है एज सुन एज पॉसिबल। जी हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या लिखा है, गुड सकिंग। जी हाँ, बच्चे के अंदर आपकी सकिंग बात करें, क्या करने हैं, अरे जो मिल्क है उसको सक करने की पावर बहुत ज्यादा होती है बच्चे के अंदर, सकिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें रूटिंग रिफ्लेक्स, जैसे ही रूटिंग का मतलब होता है कि जैसे बच्चा है, आपने उसको टर्न किया इधर से, तो बच्चे ने जो आपका फेस इधर कर लिया, आपने इधर किया तो बच्चे ने वापस इधर कर लिया, इट इज ए रूटिंग रिफ्लेक्स। तो जब भी आपका जो मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग कराने की टाइम आता है, तो मदर ने जो ही बच्चे को क्लिक किया, कहाँ से, आपकी चिक पे, तो बच्चे ने उसके जो बात करे ब्रेस्ट की सब जो उन्होंने अपना माउथ किया, माउथ करते क्या गया, सकिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो दोनों के दोनों आपके रिफ्लेक्स और सकिंग पावर जो आपकी एट बर्थ बात करें फर्स्ट फेज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज्यादा पाई जाती है। आगे बढ़े, चलो सर और बताइए और सुनिए। यदि एक वर्ड यहां लिखना, बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। बताओ भाई, मैंने यही लाइन लिखी है जो मैंने आपको 5 मिनट में समझाई है, ठीक है, कि जो आपका सबसे अच्छा टाइम होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने का, वो आपकी फर्स्ट फेज में होता है। समझ में आई क्या? फर्स्ट फेज रिएक्टिविटी में। चलो सर, जो एक आपकी और रहती है, जो अपन ने एक तो बात कर ली है फर्स्ट, और एक जिस सेकंड वाली है उसका नाम रखा गया कौन सा, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी कौन सी कंडीशन में लिया? आपके पास बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही बच्चे के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना तो मसल टोन अच्छी है बच्चे की, ना बच्चे का हार्ट रेट अच्छी है, ना बच्चे के अंदर आपके कोई रिफ्लेक्सेस हैं, ना बच्चे में कोई सकिंग पावर है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? कौन सी कंडीशन आएगी जो आपकी आंख के अंदर देखने को मिलेंगी? पहला आप बोल सकते हैं डिक्रीज रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है कि आपके पास जैसे ये बच्चा है और बच्चे को जो ही आपने बच्चा आपके पास बच्चे का बर्थ हुआ है,
आपने बच्चों को क्या क्या रेस्पॉन्स किया, बच्चों को बोल रहे अवेक अवेक अवेक, बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो कौन सी कंडीशन में आएगा, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी वाली में, जिसको आप बता सकते हैं डिक्रीज आपका क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और सर और बात करें तो आप बता सकते हो और क्या मिलेगा, ड्यूरेशन चेक करें कि इस एक्टिविटी में टाइम की बात करें तो आपको बताना है 90 मिनट। जी हाँ, कितने टाइम के अंदर, 90 मिनट के अंदर आपको इसको देखना होगा, ठीक है। और क्या मिलेगा बता सकते हैं, अलर्टनेस क्या होगी, बच्चे में डिक्रीज देखने को मिलेगी, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट क्या होंगी, सभी की सभी आपकी डिक्रीज देखने को मिलेंगी, शकिंग, सकिंग एंड रोटिंग रिफ्लेक्स क्या मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है सर। और क्या मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं लेस एक्टिव, लेस एक्टिव सर। और क्या मिलेगा, तो और आप बता सकते हैं इसके अंदर डिक्रीज गट मोटिलिटी, मोटिलिटी समझ में आया क्या, चलो सर और बताइए। ये जो सारी की सारी मैंने कंडीशन आपको लिखवाई है सेकंड पीरियड, बात करते हैं सॉरी पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी वाली फॉर्म में मिलेंगी। कौन कौन सी, आपका रेस्पॉन्स बच्चे में कब मिलेगा, और 90 मिनट के अंदर अपने को चेक करना है, विद इन 90 मिनट के अंदर। पहली वाली जो थी वो अपन ने कब किया था, 30 मिनट से लेके, और टाइम ड्यूरेशन क्या था 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक, और जो इसका टाइम है वो 90 मिनट का रहने वाला है। अलर्टनेस डिक्रीज होगी बच्चे की, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, सकिंग, रूटिंग रिफ्लेक्स वगैरह सब डिक्रीज मिलेंगे। और बात करें गट की, मोटिलिटी भी आपकी डिक्रीज देखने को मिलेगी। समझ में आया क्या, चलो और सुनिए। एक जो आपका होता है जो 3 नंबर का है, अब ध्यान देना, इसको बोलते हैं सेकंड फेज रिएक्टिविटी। बताओ भाई, एक अपन ने पढ़ी फर्स्ट फेज ऑफ रिएक्टिविटी, दूसरा अपन ने पढ़ा फेज ऑफ इनएक्टिविटी, क्या बोला, फेज ऑफ इनएक्टिविटी, और जो दूसरा तीसरा पढ़ रहे जिसका नाम है सेकंड फेज रिएक्टिविटी। इससे क्या समझते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या बच्चे के अंदर आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर ड्यूरेशन कितना होता है इस फेज का, तो आपको बताना है 4 से लेके आपका 8 घंटे के बीच में आपको चेक करते हुए निकलना है। कितने में, 4 से 8 घंटे में। और बात करें अब किसके अलावा, हाइपर रेस्पॉन्स मिलेगा बच्चे में, हाइपर रेस्पॉन्स मिलेगा। बात करें इसके अलावा बोल सकते हैं रेस्पॉन्स या फिर अलर्ट, हाइपर अलर्ट देखने को मिलेगा। और सर और आप बता सकते हैं इसमें इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज आपके रेस्पिरेशन रेट, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे। सर सकिंग पावर कैसी रहेगी, तो आपको बताना है गुड सकिंग एंड रोटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट। समझ में आई प्यारे, समझ में आई क्या चीजें। सर और क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इसमें ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। इंक्रीज गट मोटिलिटी, बेबी पास फर्स्ट स्टूल। जी हाँ, इसमें सर हमने दावे से कहा है कि बच्चे ने क्या कर दिया, पास कर दिया फर्स्ट स्टूल। और जो पहले वाली कंडीशन थी हमने उस पर बोला था मे बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसी इस वाली कंडीशन में 4 से 8 घंटे वाली कंडीशन में क्या आपका कि बच्चे के अंदर ये आपका बात करें मिकोनियम देखने को मिलेगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हाइपर एक्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, कैसे समझना, पहले वाले में अपन ने बात करी थी डिक्रीज मोटिलिटी आपकी क्या मिले, कम मिले, किसकी मोटिलिटी, गट की। और इस वाले में क्या मिली आपको, इंक्रीज देखने को मिली। ठीक है, और जब भी आपकी क्या करें ये सारी चीजें रेस्पॉन्स वगैरह ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी जो गट है उसके अंदर विलाई वगैरह पाई जाती है उनका भी रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक
ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े, चलो समझ आगे और चीजों को। एक नोट लगाना 500 रुपए का। सर नोट में क्या लिखवाओगे? नोट में गांधी जी की फोटो देंगे, तुम लोगों को घर पे लगा लेना उसको। इसके अंदर आपको एक वर्ड यूज करना है, यूरिन शुड बी पास विद इन, बताओ भाई कितने घंटे में यूरिन पास होना चाहिए बच्चे का? एक दिन में बात करें 24 घंटे में, कि बच्चा आपका पैदा हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, तो बच्चा पैदा होने के बाद 24 घंटे के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए? आपका यूरिन पास करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं है तो कोई न कोई कॉम्प्लिकेशन है, फिर बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट चलेगा। सर और बात बताइए, सुनिए, जब भी आपको पूछा जाए कि मेकोनियम शुड बी पास विद इन 48 आवर्स, पेशाब की बात करें तो 24 घंटे में होना चाहिए बच्चे को, और बात करें स्टूल की तो 48 आवर्स के अंदर क्या होना चाहिए? बच्चे को स्टूल पास कर देना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, सबसे पहले आपको कौन सा बच्चे के अंदर स्टूल मिलेगा? फर्स्ट स्टूल। क्या बोलते हैं मेकोनियम के साथ साथ? एक वर्ड और यूज करना, ब्लैक टेरी स्टूल पास शुड बी पास। बताओ भाई, जो ब्लैक टेरी स्टूल है वो कितने टाइम में बच्चे को पास कर देना है, ये आपको बताना है। बताओ कितने टाइम में? किसकी बात हो रही है? ब्लैक टेरी की हो रही है। वापस आइए, कहाँ गई स्लाइड? बताओ। अप टू 3 डेज कि बच्चे को ब्लैक टेरी स्टूल 3 दिन के अंदर आ ही जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो बच्चे को क्या हो रहा है? बच्चा किससे सफर कर रहा है? बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन से। किससे सफर कर रहा है? डिहाइड्रेशन से। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? सर डिहाइड्रेशन कैसे हो गया बच्चे को? क्या हो गया? डिहाइड्रेशन कैसे हो गया बच्चे को? सुनना, अगली स्लाइड पे आते हैं कि कोई बच्चा है और एक मदर को बच्चा पैदा हुआ है। मदर को क्या हो गया? मदर को एक कॉम्प्लिकेशन हो गया जिसका नाम है PPH। क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई मदर को। यहां पे बच्चे को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मदर जाएगी ट्रीटमेंट के लिए और जो बच्चा कहां जाएगा? नर्सरी में जाएगा। कहां गया? नर्सरी में गया। नर्सरी में जाने के बाद आपने देखा होगा ऐसे आपके सामने एक वार्मर लगा होता है। किस किसने देखा भाई? ये क्या लगा होता है? वार्मर लगा होता है। और यहां पे आपके बच्चे को क्या कर देते हैं? सुला देते हैं। बच्चा क्या कर रहा है? ये सो रहा है। ये बच्चा है और इसको बच्चे को हीट वार्मर के नीचे क्या कर दिया है? सुला दिया है। क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे को मदर के चेस्ट पे बच्चे को रखा जाता है, मदर के एब्डोमेन से कनेक्ट किया जाता है ताकि क्या हो? बच्चे का और माँ का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इस टाइम पे ऐसी कंडीशन में मदर कहाँ चली गई? मदर तो है ही नहीं, तो बच्चे को नर्सरी भेजा गया। तो उसके लिए हीट वार्मर यूज किया गया बच्चे के लिए, रेडिएंट वार्मर यूज किया गया है। और जो क्या करता है? आपकी हीट प्रोड्यूस करता है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके अंदर आपके ऊपर एक जो लगे होते हैं जो आपके एयर वाले, बात करें यहाँ से आपके बच्चे की एयर आती है और जो बाहर की एयर है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग एयर। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं हीट वार्मिंग के अंदर हूँ, मेरे बाहर से जो सराउंडिंग जो भी पंखा वंखा चल रहा है वो सारी की सारी जो एयर आ रही है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी एयर। लेकिन मैं अभी बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मान लो कि मैंने अभी जन्म लिया है, मेरे लिए क्या बाहर की एयर सही है? नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ऐसी कंडीशन में बच्चे को रेडिएंट वार्मर पे लिया जाता है जहाँ पे उसके लिए जो उसका टेम्परेचर मेंटेन करती है। यहाँ पे 2 प्रोब होती हैं। एक प्रोब होती है कि बच्चे की स्किन पे लगी होती है, कहाँ पे? स्किन पे। और जो दूसरी प्रोब है जो कि आपको कहाँ रहती है? एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
ये आपकी एयर के लिए है और ये बच्चे को बराबर एयर देती रहती है, और दूसरी वाली बच्चे के कहाँ पे, यहाँ पे। और ये इस जगह को क्या बोलते हैं, कभी भी देखना बच्चे के पेट पे यहाँ नहीं लगाते, यहाँ नहीं लगाते, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पे लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, तो आपको बताना है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे इसको लगाया जाता है। ध्यान रखना राइट साइड में, किस लिए, ताकि बच्चे क्या करे, मेंटेन टेम्परेचर। कैसे कि बच्चे के जब आपने ये लगा दी और ये लगाने के बाद आपको पता चला कि बच्चा तो ये लगाने के बाद ऊपर से ये अपने हिसाब से मेंटेन करते चीज़ों को कि जितना इसको बच्चे का जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे कम जाता है तो उसी हिसाब से आपके ऊपर से एयर आती है। बात करें इससे क्या होता है, इससे आपकी हीट आती है जो कि बच्चे को क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है। ठीक है, तो बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 36.5 से 37.5 रहने वाला है। क्या नॉर्मल टेम्परेचर, जी हाँ बेबी का। यदि इससे नीचे होता है तो ये हीट वार्मर ऐसे काम करता है आपका रेडिएंट वार्मर, कि आपका हीट प्रोड्यूस करता है जितनी बच्चे को रिक्वायरमेंट है। समझना कंसेप्ट को। जी हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा है और बच्चा कौन सा है, बढ़िया अच्छा जीसीएस बच्चे का अच्छा है। और बात करें अफगान स्कूल भी अच्छा बच्चे का, तो बच्चे ने क्या किया, टर्न कर लिया। बच्चा ऐसे कभी इधर कभी उधर करते ना छोटे बच्चे, तो बच्चे ने टर्न ले लिया। तो जो बच्चे के आपकी चेस्ट पे जो वहाँ पे राइट साइड में जो एक प्रोब लगी हुई थी, वो प्रोब हट जाती है। क्या करती है, वो प्रोब हट जाती है। और हटने के बाद वो हट तो गई, लेकिन जो ऊपर से बच्चे के पास जो हीट आ रही है उसके बारे में उसको पता ही नहीं चल रहा कि इसको कितना हीट देना है या फिर कितना इसको एयर देना है, कितना नहीं देना है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बच्चा सो रहा है और बच्चे का जो ऊपर से जो आपकी हीट आएगी, जो हीट वेव जो आएंगी बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो अपनी बराबर उस टाइम पे आती रहेंगी। ये यहाँ पे एक जो लगा होता है, ये इसका बताता है कि कितनी हीट आपको प्रोड्यूस करनी है और कितनी नहीं करनी। लेकिन जो बच्चे की चेस्ट पे हट गई, इससे क्या हो गया, उसका बच्चे का कनेक्शन कट हो गया। बात करें जो इसका टेम्परेचर का कनेक्शन कट हो गया कि बच्चे का पता ही नहीं चल रहा टेम्परेचर कितना रखना है कितना नहीं रखना। ऊपर से बढ़िया से बच्चे में आती जा रही है। क्या होगा, धीरे धीरे फ्लूइड लॉस होगा बच्चे का। क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, और फ्लूइड लॉस होगा तो इवोपरेशन हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पानी को हम धूप में फेंक देते हैं तो वहां से पानी गायब हो जाता है। समझ रहे, सारा खेल किसका है, हीट का है। उसी प्रकार यहाँ पे भी सारा खेल हीट का है। जैसे जैसे हीट आएगी बच्चे क्या होगा, बच्चे का जो वाटर है वो लॉस होने लग जाएगा, और वाटर लॉस होने से धीरे धीरे बच्चे में क्या होगा, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या हुआ, आया समझ में, आया समझ में, हाँ जी समझ में आया क्या, डिहाइड्रेशन क्यों हुआ बच्चे को। जी हाँ, यही कारण है, रेडिएंट वार्मर की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया। और ऐसी कंडीशन में हुआ क्या, ऐसी कंडीशन में आपको क्या बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में उसके अंदर क्या मिला, आपको क्या मिला, क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर आपका स्टूल पास नहीं हुआ है। जी हाँ, कौन सा स्टूल, ब्लैक टेरी। और ब्लैक टेरी किससे बनता है, तो आपको बताना है जो भी बच्चा क्या करता है, प्लेसेंटा से बराबर अपना पालन पोषण करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, आपके जो डेड सेल वगैरह होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि बच्चे ने यूटिलाइज नहीं किया है, वो सारी की सारी क्या होंगी, स्टूल के द्वारा बाहर आ जाएंगी। और बाहर आने के बाद ब्लैक टेरी आपको स्टूल देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। और सुना सर काम की बात, इसके अंदर आपका ग्रीनियस स्टूल भी देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, तो आपको बता के जाना है, ये आपका मिलने वाला है 4th एंड 5 डे पे। इतनी बात समझ में आई क्या, पहला तो ब्लैक टेरी है और दूसरा आपका ग्रीनिश स्टूल, या फिर बोल सकते हैं इसको ट्रांजिशनल स्टूल की बात करें या फिर ग्रीनिश स्टूल की बात करें, तो आपको बताना है 4 से 5 दिन के अंदर। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। यदि यही आपको पूछा जाए कि एक वर्ड है जिसका नाम है रेगुलर, इधर आने दो, रेगुलर मिल्क स्टूल, ये जो मैं आपको वर्ड लिखवा रहा हूं ना, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर मिल्क स्टूल कौन सा होता है,
तो आपको बताना है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो क्या मिले, यदि आपको देखने को मिले स्टूल कौन से डेज पे, तो आप बता सकते हैं आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज यदि देखने को मिले तो आपको बताना है गोल्डन येलो कलर, जिसको बोलते हैं रेगुलर मिल्क स्टूल भी बोला जाता है। समझ में आया यहां तक? चलो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखवा के जाता हूं, जो कि आपको छोटा सा बिल्कुल ध्यान रखना है। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सर ऐसे कैसे? जी हाँ ऐसे ही समझना है। बताओ यदि यही आपको पूछा जाए कि इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जी हाँ बताओ भाई क्वेश्चन क्या है? इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में आप क्या चेक करेंगे? टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। बताओ भाई। इनिशियल का मतलब होता है कि आपके पास कोई बच्चा आया और बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही आपके पास बोला गया कि इस बच्चे में आपको सबसे पहले इन चारों में से कौन सा पैरामीटर चेक करना है। जी हाँ ये आपको बताना है। करो भाई, कौन सा पैरामीटर चेक करेंगे? ऑप्शन ए आपका सबसे पहले टेम्परेचर, एयरवे, इसके अलावा ब्रीदिंग या फिर सर्कुलेशन, कौन सा चेक करेंगे? बताओ भाई। ध्यान रखना, चाहे एग्जाम कोई हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी एग्जाम हो, कोई भी तोप वाली एग्जाम हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमेशा किसको करनी है? टेम्परेचर करनी है। सेकंड प्रायोरिटी आपको क्या करनी है? एयरवे पे करनी है। थर्ड आपको क्या करनी है? ब्रीथिंग पे करनी है। और लास्ट वाली बात करें आपको करके जाना है सर्कुलेशन पे। ऐसे करके आपको चेक करना होता है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? हाँ जी, ये जो मैंने आपको प्रायोरिटी सेट करी है, ये आपकी जो बड़ी बड़ी एग्जाम है, नॉर्थ सेट जैसी एग्जाम है, जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, ऐसे क्वेश्चन मेंस वाली एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपके प्रायोरिटी बेस पूछा जाता है कि प्रायोरिटी बेस में आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा कंटेंट को आपको प्रायोरिटी देकर निकलना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। चलो 2 मिनट में सारी चीज़ों का रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को मैं एंड करूंगा, जो कि करना बड़ा जरूरी है। मैंने आपको यहां से पढ़ाया पीडियाट्रिक में कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इसके अलावा मैंने बताया कि फादर कौन है, तो आपको बताना है एब्राहम जैकोबिस के फादर रहने वाले। डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन, इन्फेंट एंड एडोलिसेंट। जी हाँ, मैक्सिमम 19 साल तक के जो बच्चे हैं वहां तक की जो केयर की बात आए तो एडोलिसेंट इसमें पीडियाट्रिक में काउंट होती है। इसके बाद मैंने 2 वर्ड लिखा है आपको। पीडियोपेयर का मतलब होता है आपका चाइल्ड, और बात करें आइट्रिक का मतलब होता है हेल्टर। आगे बढ़िए। अपन ने जो इसके अलावा थोड़ी सी बातें और करी कि सर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी, कि जब भी नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात आए तो मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो अपन ने प्रायोरिटी सेट करी थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप रखा जाएगा आपका प्री मैच्योरिटी। जी हाँ, ऑप्शन बी में आपका रखा जाएगा बर्थ एक्सपेजिया। थर्ड प्रायोरिटी पे निमोनिया, बात करें लास्ट में डायरिया। ऐसे करके आपको सीक्वेंस से चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है। समझ में आया क्या? जी हाँ, आगे बढ़िए। साइन ऑफ इन्फेंट, कि जब भी कोई इन्फेंट होता है तो उसके अंदर आप कैसे चेक करेंगे कि इस बच्चे में क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। बच्चा क्राई कर रहा है लेकिन आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, माँ मोबाइल चलाती फिर रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता कि बच्चों में क्या असेसमेंट करना है, कि बच्चे में क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है। सर ऐसे ही रो रहे, अरे ऐसे कोई नहीं रोता, कुछ ना कुछ दिक्कत होती तभी रोते हैं। आप लोग ऐसे रोते हो क्या? आप लोग ऐसे ही फंसते हो, ऐसे रोते हो क्या? नहीं, जब तुम्हारे अंदर से कोई तकलीफ होती है तभी आदमी रोता है, ऐसे कोई नहीं रोता, चाहे बच्चा हो चाहे कोई हो। सबसे पहले बच्चे हम पेन को चेक करेंगे, उसके बाद स्वेलिंग चेक करेंगे, रेडनेस हो सकती है आपका, जो बात करें टेम्परेचर के रिगार्डिंग, और लास्ट आपका लॉस ऑफ मोटर, आपके फंक्शन वगैरह चेक करने। इसके बाद हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, जिसका मैंने बताया कि बच्चे जो यूट्राइन कैविटी से लेके और जो इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन जो बच्चा आता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में।
पहला मैंने बताया कि इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, तो मैंने बताया 6 से 8 घंटे में आपको चेक करना होता है सारी की सारी चीजें। इसमें 3 प्रकार की फेज है। पहली आपकी फेज फर्स्ट में आप रिएक्टिविटी चेक करेंगे कि बर्थ आपकी कब से कब 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपकी ये रहने वाली है। क्या रहने वाली है बता सकते हैं, आपकी जो ये फेज रहने वाली है। इसमें आपको देखने कि बच्चे का अलर्टनेस कैसा है, बच्चे की बात करें एक्टिविटी कैसी है, इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए, मसल टोन इंक्रीज होना चाहिए, बात करें जो गट मोटिलिटी वगैरह सब इंक्रीज होना चाहिए। गुड सकिंग पावर होती है, रूटिंग रिफ्लेक्स वगैरह मिलता है। और लास्ट में बात करें जो आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग भी इसी पहली वाली फेज में कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें अच्छी होती है, बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स और बात करें गुड सकिंग, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं अच्छी तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर लेगा ताकि उसको ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से हो सके। आगे बढ़े, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी मैंने बताया, इसमें आपका डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस वगैरह देखने को मिलेगा। 90 मिनट के अंदर इसको चेक करते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। अलर्टनेस डिक्रीज मिलेगी आपको, हार्ट रेट आपकी रेस्पिरेशन वगैरह डिक्रीज मिलेगा। सकिंग और रूटीन रिफ्लेक्स वगैरह क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे बिल्कुल, या फिर बोल सकते हैं डिक्रीज मिलेंगे। और डिक्रीज गट की मोटिलिटी भी आपकी डिक्रीज देखने को मिलेगी। सेकंड फेज में मैंने बताया इसमें 4 से 8 घंटे की होती है। और हाइपर रेस्पॉन्स देखने बच्चे में, आप बच्चे को छेड़ोगे ऐसे और वो तड़ा के पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलते गाँव बच्चों, बच्चा चिमक रहा है। मैंने क्या बोला, वर्ड को क्या यूज किया कि जब भी बच्चे को छेड़ते हैं या जब भी बच्चे को टच करते हैं तो बच्चा चमकता है, चमकना नहीं चिमकता है, उसको बोलते हैं हाइपर रेस्पॉन्स। जी हाँ, हाइपर रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। अलर्टनेस, इंक्रीज हार्ट रेट और रेस्पिरेशन अलग आपको आपका इंक्रीज मिलेगा। गुड सक्शन सकिंग मिलेगा, रोटिंग रिफ्लेक्स वगैरह सब प्रेजेंट होंगे। जो गट है इसके अंदर वो भी उसके मोबिलिटी वगैरह इंक्रीज मिलेगी। और लास्ट बात करें, बेबी पास कर देगा फर्स्ट स्टूल किसमें, थर्ड वाली कंडीशन में। मैंने एक नोट लगवाया कि नोट में ध्यान रखना जब भी यूरिन की बात आए कि बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर यूरिन पास करना बड़ा जरूरी है, नहीं करता है तो फिर कॉल टू डॉक्टर। जी हाँ, अगला मैंने लिखा है कि मेकोनियम शुड भी आपका 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट स्टूल पास कर देना बड़ा जरूरी है, नहीं करता है तो बच्चे में ऐसी कॉम्प्लिकेशन में डिहाइड्रेशन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कई बच्चे 48 में नहीं करते, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर बच्चे को मेकोनियम करना बड़ा जरूरी है, या फिर बात करें स्टूल करना बड़ा जरूरी है। जो नॉर्मल बात करें 3 दिन में बच्चे को ब्लैक टेरी स्टूल करना जरूरी है। ठीक है, 3 दिन के अप टू 3 डेज के अंदर। ग्रीन कलर के स्टूल की बात करें तो 4 से 5 दिन के अंदर आपका होना चाहिए। यदि नहीं करता है तो आपको 3 दिन पे देखना है कि बच्चे ने आपका ब्लैक टेरी स्टूल नहीं किया है, जिसकी वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो सकती है, तो आप उसमें उसी हिसाब से काम करना है। और ये सारा मैंने आपको बता दिया कैसे होता है डिहाइड्रेशन वगैरह। रेगुलर मिल्क स्टूल की बात करें तो इसको गोल्डन येलो आपका स्टूल बोला जाता है, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है 5 डेज या फिर अप टू 5 डेज रहने वाला है। समझ में आया क्या? चलो अब लास्ट का जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन देखा जिसका नाम था इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जी हाँ, इनिशियल केयर की बात आए तो आपको देना कि सबसे पहले इन पांचों में फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा आपका टेम्परेचर, सेकंड पे हमने एयरवे रखा, थर्ड पे आपका ब्रीदिंग रखा और लास्ट पे हमने सर्कुलेशन रखा। ऐसे करके हमने इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी है। तो साथियों, पीडियाट्रिक का हमारा बेसिक टू एडवांस जो आज हमने पढ़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम कोई हो, हर एक एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट डेटा साबित रहने वाला है, जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ, जो आज की क्लास में बहुत सारे आपको नए वर्ड सुनने को मिले, कुछ आपको जैसे बात करें आपका ये रेगुलर मिल्क स्टूल वगैरह, ठीक है, गोल्डन येलो कलर स्टूल वगैरह, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। जेडीसी उसी प्रकार से काम करती है कि चाहे एग्जाम कोई हो, हम एक तीर से सब पे प्रहार करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल नए सेशन में बात करेंगे कि पीडियाट्रिक का एक नया सेशन और लेके आएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और हर एक पीडियाट्रिक का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम में कोई भी आपकी क्यों ना हो। ओके साथियों, तो जुड़े जेडीसी परिवार के साथ, करें अपने सपनों को साकार और डेली हमारे साथ पढ़ें और अपने आप को अपडेट करें, कंटेंट को लिखें, ताकि आप वापस से उसको रिवीजन करें तो आपको ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिले आपके माइंड से रिलेटेड कि सर मेरे को तो याद नहीं हो रहा, सर मैं तो भूल गया, सर ये मैंने पहली बार सुना है। वो तभी आएंगे जब आप रेगुलर अपनी चीज़ों को ठीक करते रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।